नमस्कार मित्रों। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव भी नजदीक आने वाला है और खबर ये है कि आतंकवादी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अलगाववादियों को खुली छूट मिली हुई है। क्या होगा कश्मीर का, एक बड़ा प्रश्न है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों का चुनाव हो रहा है। 43 महिलाओं के साथ ही 873 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं चुनाव में जो चर्चा का विषय है और उनकी चर्चा बड़ा स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि उनका नाता आतंकवाद, अलगाववाद से सीधे सीधे रहा है। उन्हीं में से एक सज्जन है मोहम्मद सिकंदर मलिक। अब मोहम्मद सिकंदर मलिक के बारे में जानना है तो बड़ा इनकी स्टोरी बड़ी गजब की है। जेल से भी हाल ही में छूट करके आए हैं और पुलिस ने इनके पैर में जीपीएस ट्रैकर बांध दिया है कि जहां जहां जाएंगे लोगों को पता चलेगा कि मलिक साहब यहाँ हैं। पता नहीं कब पाकिस्तान भाग जाए, पुलिस को ऐसा डर है। उनकी गतिविधियों के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मिलती रहे, ऐसा इसलिए किया गया है। सिकंदर बांदीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। बांदीपुरा सीट से उन्होंने अपना तैयारी किया है और यह तीसरे और आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। कौन है ये मोहम्मद सिकंदर मलिक साहब? ये मलिक साहब श्रीनगर के उत्तर पूर्व लगभग 65 किलोमीटर दूर जो बांदीपुरा कस्बा है, बांदीपुरा बड़ा चर्चित रहता है। यहां भी आतंकवाद का बड़ा प्रभाव रहा है। उसमें पैदा हुए थे और जब थोड़ा युवा हुए तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पीओके पहुंच गए। पाकिस्तान का प्रेम जगह और ये निकल लिए और उन्होंने वहां मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए अपनी भर्ती करा लिया और बाद में वहां के कुछ लोकल कॉलेजेस से ग्रेजुएशन भी किया, ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। उन पर आरोप है भारत सरकार का कि एलओसी पार करके वो जो चरमपंथियों का गुट है, आतंकवादियों का गुट है, ये उनके साथ हथियारों की ट्रेनिंग में शामिल हुए थे। इन्होंने आतंकवादियों को जहां जहां प्रशिक्षण किया जाता है ऐसे कई कैंपों में इन्होंने आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग लिया है, हथियार चलाना सीखा है। और 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने एक निर्णय किया था कि पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर से, पीओके से ऐसे कश्मीरियों को वापस लाया जाए जो किसी सशस्त्र संगठन में सीधे इन्वॉल्व नहीं रहे हैं बल्कि शिक्षा और व्यापार से जुड़े रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद के रास्ते पर जाना स्वीकार नहीं किया है। ऐसे लोगों को वापस लाने की योजना बनाई सरकार ने और 500 से लगभग अधिक युवा इसका लाभ उठा चुके हैं। 2010 से 2012 के बीच में नेपाल के रास्ते से ढेर सारे लोगों को वापस लाया गया था। उन्हीं में से सिकंदर मलिक साहब भी थे। और कश्मीर में जब इनकी वापसी हुई तो ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अरबी में फिर से पढ़ाई की, अरबी साहित्य से फिर इन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री पूरी किया और उसी दौरान वहां की जो सबसे चर्चित पार्टी है, जो ब्लैक लिस्टेड है भारत सरकार के द्वारा, जमाते इस्लामी के साथ जुड़ गए। यानी पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान भारत छोड़ के गए थे तो उनकी मंशा वैसी रही थी, लौट के आए तो उन्होंने जमाते इस्लामी को ही चुना और 2015 में जमाते इस्लामी ने इन्हें बांदीपुरा में अपना प्रमुख बनाया।
इस प्रकार से जब वहां पर एक कमांडर जो हिजबुल का मारा गया था, बुरहान बानी, उसका एक उसके पक्ष में एक बड़ा माहौल बना था कश्मीर में। ये 9 जुलाई 2016 की घटना थी। तो चरमपंथियों ने उसके पक्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। हिंसक प्रदर्शन बहुत प्रकार के किए गए थे। सिकंदर साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। सिकंदर ने उस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में उनको रिहा भी किया गया। बाद में कई कई बार वो आते जाते रहे, जेलों में रहे, कई साल तक जेल के अंदर रहे, गिरफ्तार रहे। अभी पिछले साल दिसंबर में फिर उनको जमानत मिली है और निकल करके आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस को उन पर भरोसा नहीं है। उनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है कि जहां जहां जाएंगे हम उनको ट्रैक करते रहेंगे। और इससे उन्हें कहा गया है कि आप जहां भी रहें, आपकी लोकेशन हमें मिलती रहनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग जो भी चुनाव लड़ता है, हर कैंडिडेट को सुरक्षा गार्ड भी देता है। तो अभी चुनाव चल रहा है, इसलिए उनके पास सुरक्षा गार्ड भी हैं, जीपीएस भी है, सुरक्षा गार्ड भी उनकी लोकेशन दे रहे हैं और जीपीएस से भी उनकी लोकेशन मिल रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा हो, अलगाववाद से जुड़ा हो या किसी प्रकार के घटनाओं से जुड़ा हो, उसको सुरक्षा सहित सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं। जमात इस्लामी पहले ही उसको प्रतिबंधित किया जा चुका है, इसलिए वो सीधे चुनाव में तो नहीं आ सकती। लेकिन उसके जो बंदे हैं, उसके जो अलगाववादी लोग हैं, उसके जो नेता हैं, फॉलोअर हैं, वो सीधे चुनाव न लड़ करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। समर्थन उनका जमात इस्लामी का उनके साथ बना हुआ है और ऐसे कई पदाधिकारी जमात इस्लामी के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये अलगाववादी संगठन चुनाव का बहिष्कार करते थे, बाइकाट करते थे, सशस्त्र बाधा पैदा करने की कोशिश करते थे कि चुनाव ना होने पाए। और इसी कारण से जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, चुनाव में वोटिंग बहुत कम होती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, एक वो भी दौर था। लेकिन इस बार चुनाव में दोनों चरणों में जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें देखा गया है कि बड़ा रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो अब अलगाववादी भी मैदान में है, तो विरोध कोई कर नहीं रहा है, इसलिए हर आदमी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। अलगाववाद और आतंकवाद का इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये केवल सिकंदर मलिक तक सीमित नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। इसी साल लोकसभा का चुनाव हुआ था, अभी आपने देखा 2024 में जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से एक इंजीनियर रशीद साहब हैं, बड़े मशहूर हुए थे, वो चुनाव जीत गए थे। और अब्दुल रशीद साहब जैसे चुनाव जीते, जितने भी अलगाववादी आतंकवादी लोग थे, उनमें एक नया उत्साह पैदा हुआ कि अब हम भी अगला चुनाव लड़ेंगे, अगला चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये जीत बड़ी सुर्खियों में थी। और ये रशीद साहब, इंजीनियर साहब, 5 वर्ष दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहे हैं। टेरर फाइनेंसिंग के इल्जाम में ये बंद थे और सीधे सीधे इनके आतंकवादी गुटों से संपर्क और संबंध पाए गए थे। इसके बावजूद बड़े अंतर से इन्होंने जीत हासिल किया था। अब इंजीनियर रशीद की गैर मौजूदगी में उनका जो चुनाव प्रचार है, वो जेल में थे, उसके बावजूद एक अबरार रशीद साहब थे, उन्होंने संभाला और जेल में बैठ के चुनाव, ठीक वैसे ही जैसे अमृतपाल चुनाव जीता था जेल में रह करके, जो खालिस्तानी आतंकी है। अब इस विधानसभा चुनाव में अवामी इत्तेफाक पार्टी बना करके ये साहब कई लोगों के साथ मैदान में है। दिलचस्प बात है कि बहुत से ऐसे लोग जो चुनाव का लगातार बहिष्कार करते रहे हैं, वो अब चुनाव में
जरूरत से ज्यादा रुचि ले रहे हैं। डॉक्टर सलत मजीद साहब एक हैं, ये मैडम पुलवामा की हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये भी चुनाव लड़ रही हैं। ये भी प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से चुनाव लड़ रही है, उनके समर्थन से चुनाव लड़ रही है। और ये सरजान बरकाती हैं, ये मैडम चुनाव लड़ रही हैं गादरबल से। गादरबल और बीरवा दो जगह से इन्होंने पर्चा अपना दाखिल किया है। और इन लोगों ने ये कहा है कि हम चुनाव में जीतते हैं, जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत करके आएंगे तो बहुत सारे नौजवान जो हमारे जेलों में बंद हैं उनको बूस्टअप मिलेगा, उत्साह मिलेगा और उनको हम बाहर लाने के लिए प्रयास करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम बिल्कुल बाहर ले आएंगे। ये इरादे हैं इनके। अब सवाल उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की विचारधारा पहले वाली जो थी उसका कोई माने नहीं रह गया है? क्या आतंकवाद और अलगाववाद का यह नया रूप है? ये विचार करने की बात है, क्योंकि इंजीनियर रशीद जैसे लोग जब लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक विकल्प भी दिखाई देता है कि हम सिस्टम से बाहर रह करके जो आंदोलन खड़ा करते रहे हैं, जो आंदोलन चलाते रहे, सिस्टम के अंदर आकर के भी हम वैसा कुछ कर सकते हैं और शायद उससे ज्यादा कर सकते हैं। ये भी एक इनका उद्देश्य हो सकता है। और कई लोगों ने कहा है वहां पर कि अब ये जो बदलाव आ रहा है, अलगाववाद के सिलसिले में एक नया असर जो देखने को मिल रहा है, अब आगे चल के मैं समझता हूं इसका एक नया स्वरूप पूरे जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। अमृतपाल जैसे लोग, अब्दुल रशीद जैसे लोग जब चुनाव जीत करके आएंगे और हाउस में बैठेंगे तो किसकी बात करेंगे, किसके पक्ष में बोलेंगे? क्या देश और समाज की बातें होंगी या उस आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश करेंगे, अलगाववाद को जायज ठहराने की कोशिश करेंगे जिसके जख्म भारत को बार बार मिलते रहे हैं? और एक बात और है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलती चली गई है, कश्मीर की पूरी बदल गई। 97% से ऊपर वहां एक ही मुसलमान ही रहता है। जम्मू में भी सराउंडिंग डेमोग्राफी बदली है, उसका लाभ भी ऐसे लोगों को मिलेगा। और यही कारण है कि कश्मीर में जो इन्फ्लुएंस होता था, जो टेररिस्ट मूवमेंट होता था, अब जम्मू में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जम्मू में उनको सहयोग सपोर्ट करने वाले बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोग फैल गए हैं जो उनको उनके स्लीपर्स को मदद करते हैं। और जब लोग सत्ता में होंगे तो उनको और बल मिलेगा, क्योंकि रोकने वाला कोई होगा नहीं। अब ये गलती सरकार ने की थी, इसको भी मैंने एक वीडियो बनाया था परसिमन को लेकर के। जम्मू कश्मीर में अगर परसिमन ठीक से हुआ होता जो 2021 में ड्यू था, तो मैं समझता हूं कि जम्मू की सीटें बढ़ गई होती और अधिक, और सरकार, राष्ट्रवादी सरकार के बनने के संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई होती, जो अब नहीं है। अब ये सरकार से चूक हुई है, सरकार चुनाव में है। सरकार का मतलब मैं जो अभी एलजी के माध्यम से चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही कोई नई पार्टी आती, कोई नई सरकार बनती है, तो ना तो एलजी का कोई सिस्टम वहां काम करेगा, ना ही केंद्र सरकार का कोई सिस्टम वहां ठीक से काम करेगा, क्योंकि जो होता आया है मनमाने तरीके से गुप्ता और गोयनका वाले वही काम करेंगे। और परिणाम कैसा होगा, सुखद होगा या नहीं होगा, या कोई इसकी कीमत जम्मू कश्मीर के साथ देश को चुकानी पड़ती रही है, आगे फिर चुकानी पड़ेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। मैं समझता हूं कि चुनाव परिणाम तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है, सरकार किसकी आती है, किस तरह के माइंडसेट लोग सत्ता में आते हैं और उन अपने एजेंडे को सेट करने के लिए क्या कुछ करते हैं।
इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहाँ विराम देते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी टीम का उत्साह बढ़ाएं। हम नए नए वीडियो के साथ आपके साथ आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।